और अब इस मौके पे यही वार्ता हो रही है अभी अमेरिका के अंदर कि अब उस मुकाम पे आप पहुंच चुके हो। आपके यूएसएस इब्राहिम लिंकन गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा हो गया, रोजवेल्ट मेडिटेरियन सी में खड़ा है इनका पूरा स्ट्राइक ग्रुप, उसके बाद में इनका जॉर्ज डब्ल्यू बुश पूरा रेड सी में खड़ा हुआ है। अब बोल रहे हैं वॉशिंगटन को और भेज वॉशिंगटन स्ट्राइक ग्रुप को और भेज रहे हैं, कोई कसर तो छोड़ी ही नहीं। यानी ये युद्ध तो होके ही रहेगा। बस फर्क इतना है कि अभी आज नेतन्याहू वहां गया हुआ है, थोड़ी देर बाद में देखिए ये देख रहे हैं कि जो खुमैनी जी हैं वो अपनी 47वीं वर्षगांठ पे अपने ईरान के लोगों को क्या संबोधित करते हैं, उसका क्या इफेक्ट वही आएगा। वो चैलेंज करेगा, वो इनको बोलेगा दृढ़ संकल्प है, सबको उकसाएगा, अमेरिका से नहीं डरना है, हम हर हालत में अमेरिका को जवाब देंगे, कोई बात हम अमेरिका की नहीं मानेंगे। तो चॉइस क्या रह गई? अमेरिका भी पीछा हटना चाहे तो मेरा मानना है इजराइल पीछे नहीं हटेगा, बिकॉज राइट सर, इजराइल के लिए अब सर्वाइवल की बात आ गई है। राइट सर। ठीक है, मैं श्रुति जी के पास जा रहा हूँ। श्रुति जी, जिस तरह की बात कर्नल साहब कह रहे हैं कि अब सर्वाइवल की बात इजराइल के लिए है, और बहुत बहुत बड़ा मसला ये भी कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कि अमेरिका अपने हिसाब से चीज़ें करता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें करता है। उस सहूलियत के चक्कर में ऐसा ना हो कि इजराइल पिस जाए, क्योंकि ईरान इस पर बहुत तमतमाया हुआ है, बहुत गुस्से में है, और सबसे जो करीब दुश्मन होता है सबसे पहले अटैक उस पर होता है। तो सबसे करीब दुश्मन कौन है? इजराइल है ईरान के। अभी जो नैरेटिव चल रहा है, जिस हालत में इजराइल के प्रधानमंत्री वॉशिंगटन पहुंचे हैं, भागे हैं, और पूरे एक हफ्ते से लगातार पूरा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है अमेरिका पर भी और इजराइल के अंदर भी कि भाई अमेरिका का इंतजार मत करिए, वो डीलर्स हैं, वो बिजनेसमैन हैं, वो अपने हिसाब से हैंडल करेंगे, इधर आप पिट जाएंगे बीच में। अब यहाँ से मैम जो विदेशी जो दबाव था अमेरिका पर, इजराइल पर, ईरान पर, खाड़ी देशों पर, जो बातचीत का दबाव है वो लगता दिख नहीं रहा है, लेकिन जो अभी सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होने हैं न्यूक्लियर डील को लेकर, वहां पर कुछ रास्ता आपको निकलता दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा है कि अब इजराइल का जो पेशेंस है वो जवाब दे गया? मैम, अगर मैं इजराइल की बात करूं तो वो 1992 से ही पेशेंस हारे हुए हैं। तब से नेतन्याहू अपने कनेसेट के अंदर वहां खड़े होके हर बार बोल रहे हैं कि ईरान के इरादे सही नहीं है, क्योंकि ईरान की जो ये इस्लामी सरकार है उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, क्योंकि वो एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस रन करते हैं अपने नॉन स्टेट एक्टर्स के तरह के थ्रू अगेंस्ट इसराइल। तो उनके लिए ईरान एक बहुत बड़ा एनिमी मिडिल ईस्ट में है, और ये हम सबको नॉर्मली पता है। तो इसराइल का शोर मचाना नॉर्मल है, वो हर बार ही मचाता है, वो साल में एक बार तो ईरान का नाम लेकर हाय तौबा जरूर करता है। ठीक है, तो वो उसको हम साइड में कर देते हैं। जो न्यूक्लियर कॉन्वर्सेशन हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जहां तक मैंने पढ़ा है, एक मैं स्टडी रिपोर्ट पढ़ रही थी इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर से, तो उन्होंने दो जगह के सोर्सेस कोट करते हुए कहा है कि कुछ ईरानी ऑफिशियल्स ने आके बोला है कि अगर आपको चाहिए कि हम न्यूक्लियर एम्बिशंस कम कर दें तो उसके लिए भी हम राजी हैं, हम 60% क्या, हम 20% से भी कम पे आ जाएंगे, और अगर आप चाहेंगे हम पूरा बंद कर दें हम वो भी कर देंगे, लेकिन एक पावर सोर्स, हमें पूरा एक कंसोर्टियम ऑफ पावर सोर्स उनको चाहिए राइट मैम, जो पूरा मिडिल ईस्ट को पावर करेगा। तो राइट अगर मैम, आप ऐसा जो एक पहले इस कंसोर्टियम पूरा मिडिल ईस्ट के नेशंस को लेकर अगर आप बनाते हैं तो उसके अंदर अगर हमें आप जगह देते हैं तो हम अपने इंडिविजुअल न्यूक्लियर प्लान्स को साइड में रख देंगे। दूसरा उन्होंने बोला कि जो हमारे पास एनरिच्ड है, जिसका भी IAEA को कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है, तो वो माल जो है वो भी उन्होंने कहा कि JCPOA के अंदर जो आप E5+1 को दे सकते थे, तो उसके अंदर रशिया को हम ट्रांसफर करने को भी तैयार हैं। तो ये दो चीजें न्यूक्लियर कॉन्वर्सेशन के अंदर उन्होंने कोट करते हुए कहा है कि ये दो आई हैं, लेकिन उनके खुद के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं ईरान के, वो कह रहे हैं कि हमारे न्यूक्लियर प्लान हमारे लिए जरूरी है, हम उसको नहीं करेंगे, हम हमेशा शांति प्रिय तरीके से करते हैं बात। अयतुल्ला खमेनी भी खुद कहते रहते हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर नहीं बनना चाहता है, क्योंकि वो नॉन इस्लामिक है न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना। अब ये क्यों एनरिच कर रहे थे अगर वो नॉन इस्लामी है? इसका जवाब ये है कि वो शायद हो सकता है चाइना के लिए कर रहे हो या रशिया के लिए कर रहे हो, खुद के लिए ना कर रहे हो, अगर उनका इतना स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल ऑफ बिलीफ है। लेकिन हमें यह भी पता है कि उनके न्यूक्लियर एम्बिशन सिर्फ एनरिचमेंट तक नहीं है, उन्होंने कई बार पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करके न्यूक्लियर प्लान्स भी खरीदे हुए हैं। तो इनकी बातों पे पूरा यकीन करना है, जैसे कर्नल साहब ने कहा, वो बार बार ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर बिल्ड करते हैं, फिर तोड़ते हैं, तो उन पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो न्यूक्लियर कॉन्वर्सेशन एक बड़ी बात है, पर नेतन्याहू जो है वो गाजा का भी जो एक इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए वहां जा रहे हैं। तो ईरान और गाजा, ये दो बड़े फैक्टर्स को वो वहां रिजॉल्व करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ईरान के लिए वो चाहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स भी उनकी डील के अंदर आए,
और साथ में ये भी आया कि वो किसी भी तरह से अगर नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे तो ईरान को उनके ऊपर अटैक करने का हमला करने का हक हो। तो ये कुछ बातें जो हैं जो हमें समझ में आ रही है कि इसराइल की डिमांड्स हैं, और वो इसको यूएसए का जहां तक मुझे समझ में आता है, वो जो इस वक्त स्टारलिंक को लेके जो उन्होंने एक्शन लिया था उससे वो थोड़े घबराए हुए। क्यों? क्योंकि उसका मतलब है जैमिंग का उनका एक बहुत इंडिपेंडेंट सोर्स बन चुका है। वो पॉकेट्स ऑफ आइसोलेशन बना सकते हैं जहां पे फॉगिंग हो जाए, और यूएस के जो गाइडेड मिसाइल्स हैं, जो जीपीएस ट्रैकिंग मिसाइल्स हैं, जो उनके जिस तरीके से वो शॉक एंड नॉ टाइप का एक ऑपरेशन कर सकते थे, वो जी, शायद उस ठीक है। तरह से ईरान के लिए सक्सेसफुल ना हो। पॉइंट तो टेकन। इसीलिए उनके लिए एक थोड़ा घबराहट का माहौल दोनों तरफ से है। ठीक है, सुशील सर मेरे साथ हैं। सर, अगर कायदे और कानून की बात करें तो पाकिस्तान भी एक मुस्लिम राष्ट्र है, वो तो न्यूक्लियर होड़ में बहुत अपने आप को अव्वल समझता है और कोशिश लगातार हो रही है। जितने खाड़ी मुल्क हैं ये कहते नहीं, लेकिन सबको एटॉमिक जो पावर सबको बनना आज के टाइम में, जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो भी और नॉन मुस्लिम राष्ट्र हैं वो भी। अभी जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू पूरी लॉबी लगी हुई है सर, दबाव बनाने की कोशिश करी, क्योंकि अमेरिका किसी के दबाव में तो काम करता नहीं, वो अपने सलीके तरीके से काम करेंगे। अमेरिका को लगता है कि हमला करने का वक्त है, प्रिसाइज हमला करने का वक्त है, एक दो राउंड हमला करने का वक्त है, वो अपने हिसाब से करेगा। वो ऐसा नहीं कि नेतन्याहू वहां पहुंच गया और लॉबी पीछे पड़ गई तो ट्रंप हमला कर देंगे। मैं ये समझना चाह रहा हूं इस पूरे नैरेटिव में सर इजराइल की स्थिति आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसराइल की जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है मेरे विचार से। क्योंकि उनको जो है, जैसा कि अभी डिस्कशन में हो रहा है, देखिए ईरान भी कहता है कि इसराइल को अधिकार नहीं है रहने का, और उसी तरह से इसराइल कहता है कि ईरान को अधिकार नहीं। तो दोनों जो है एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को जो है डिनाई करते हैं, कि बल्कि हमें, दोनों क्लेम करते हैं कि हमें अधिकार है कि इनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो एक ये सबसे बड़ा जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि दोनों ही एक दूसरे के इतने ज्यादा अगेंस्ट हैं कि वो अपने आप को, उनको पूरा नष्ट करना चाहते हैं। तो और इजराइल की प्रॉब्लम क्या है कि छोटा देश है, साइज बहुत छोटा है जोग्राफिकली, राइट। जो कि ईरान और इजराइल के बीच में डिस्टेंस है। लेकिन जैसा कि पीछे जून में हमने देखा कि इजराइल की जो, ईरान की जो मिसाइल्स थी वहां पहुंच पा रही थी, डिस्पाइट ऑल द सेफ्टी वहां पे मेजर्स थे। तो इजराइल के लिए अब न्यूक्लियर से ज्यादा या इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया है कि जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको कंट्रोल किया जाए। तो अभी जो कन्वर्सेशन हो रही है उसमें ईरान तैयार, जी कुछ टेक्निकल ग्लिच है। मैं सुशील जी, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। आरजू काज़मी, सवाल आपसे भी वही है कि इजराइल की जो छटपटाहट है वो साफ दिखाई दे रही है। पहले तो हफ्ते भर वहाँ पर मंथन चला उनके अपने खुद के राष्ट्र में, फिर वो अमेरिका पहुँचे हुए हैं, लगातार उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, वो लगातार अमेरिका से बात कर रहे हैं। तो दिक्कत इस बात की भी है कि अमेरिका के भरोसे एक बार फिर से ऐसा तो नहीं कि इजराइल को मुश्किल होने वाली है? आप शायद म्यूट पर हैं आरजू। जी, अब आप सुन हाँ पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। जी देखिए, इसराइल तो डेफिनेटली इस वक्त मुश्किल में ही है, क्योंकि ईरान बाकी गल्फ कंट्रीज या इस्लामिक नेशंस की तरह नहीं है जो अमेरिका की हर बात को मान जाए या अमेरिका के सामने झुक जाए, जो कि बाकी कंट्रीज को हम देखते हैं। ईरान ने हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और हमेशा बहुत स्ट्रांगली बात की है, चाहे कुछ भी हो, चाहे अगेंस्ट हो या फेवर में। लेकिन ईरान के साथ उस तरह से सैंक्शंस लगाने के बावजूद अमेरिका उसको उस तरह दबा नहीं सका जैसे बाकी कंट्रीज के साथ होता है। तो डेफिनेटली इसराइल के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है ईरान की शक्ल में, और ईरान के लिए तो है ही, क्योंकि अमेरिका को भी फेस करना है और इसराइल भी उसके साथ है। तो बहुत आसान टारगेट नहीं लग रहा है कि ये ऐसा कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ज़ाहिर है, न्यूक्लियर वेपन्स की आपने बात की, तो वो तो हर नेशन ही चाह रही है, चाहे वो इस्लामिक हो चाहे वो नॉन इस्लामिक कंट्री हो। तमाम ही लोग ये चाहते हैं। इस वक्त भी ये बात की जा रही है कि सऊदी अरेबिया भी जो है वो अमेरिका से बार बार यही डिमांड कर रहा है कि उनको परमिशन दे दी जाए कि वो भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लें। तो कहाँ तक उनको रोका जा सकेगा, कहाँ तक उनको मना किया जा सकेगा? अगर उनके पास पैसा है और वो बात करते हैं और अमेरिका अगर मान जाता है, क्योंकि अभी फिलहाल तो अमेरिका ही हर कंट्री के, कह लीजिए कि एक तरह से उसका ऊपर जो है हाथ जो है वो अमेरिका का ही है, और उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो पाता। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं
वो भी अमेरिका की मदद से ही बनाए हैं, और अमेरिका ने शायद इसलिए भी पाकिस्तान को परमिशन दी थी ताकि भारत को एक तरह से प्रेशर में रख सके। इसीलिए आपने देखा कि जैसे ही आप लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे, उसके साथ ही पाकिस्तान को भी एक न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर डेफिनेटली अमेरिका का रोल ज़्यादा बनता है कि वो किस तरह से इसराइल और ईरान को जो है वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने से भी रोके, और साथ ही साथ किसी तरीके से कोई पीसफुल तरीके से कोई सोल्यूशन निकालें इस तमाम इश्यूज़ का। जी मैम, काज़मी आपसे एक सवाल और आरजू जी कि अभी अमेरिका जिस तरह से बार बार भरोसा जताता है, इजराइल को कहता है कि आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, टू नेशन आर टुगेदर इन एवरीथिंग वॉट एवर इट टेक्स, ये बातें ट्रम्प कहते हैं जब जब व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन अगर इतना ही भरोसा होता, इतना ही कॉन्फिडेंस होता, बार बार इजराइल ये भी कह रहा है और धमकी के लहजे में कह रहा है कि अगर अमेरिका हमला नहीं करेगा तो हम हमला कर देंगे ईरान पर, तो भरोसा तो कहीं है नहीं, क्योंकि वो ओपनली ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हैं, ओपनली फॉरेन सेक्रेटरी ने कही है कि अमेरिका नहीं करता है तो हम कर देंगे हमला, हम अमेरिका का इंतजार नहीं करेंगे। तो क्या विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया अमेरिका पर इजराइल का भी? देखिए, भरोसा तो कोई किसी पे भी नहीं कर सकता, चाहे वो इसराइल और अमेरिका हो, चाहे कोई दूसरी नेशन हो। सब अपने हिसाब से चलते हैं, सब अपनी बेनिफिट्स देखते हैं। तो जाहिर है इसराइल कैसे भरोसा करेगा अमेरिका का। और जिस तरह के आजकल ट्रम्प के हालात हैं, जो ट्रम्प के स्टेटमेंट्स चलती हैं, उसको देखते हुए तो कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इसराइल का बहुत ज़्यादा होल्ड है अमेरिका में, अमेरिकन गवर्नमेंट में, ये ज़रूर हमने सुन रखा है। तो इस वजह से लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक या कोई बड़ा ऐसा कोई धोखा जो है वो अमेरिका इसराइल को दे सकता है। ठीक है। जयेश जी, मैं एक बात समझना ये भी चाह रहा था कि अभी अगर ये सिचुएशन बनती दिख रही है आपको, आपको लगता है कि अगर अमेरिका थोड़ा डिले करता है, दूसरे राउंड की बातचीत के लिए जाता है न्यूक्लियर डील को लेकर, 4 शर्तें जो थी फिर से उस पर बहस होती है, उस पर मनाने की कोशिश करता है, इस बीच अगर ईरान ने हमला कर दिया तो क्या होगा? खुर्रमशहर 4 को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, जो ईरान रेंज में 3000-4000 किलोमीटर की रेंज है उसकी, और एरियल डिस्टेंस जो ईरान और इसराइल का है वो मुश्किल से 1800-2000 किलोमीटर का है। तो 7-8-10 मिनट में तो मार देगा वो इसराइल को, अगर ईरान ने हमला कर दिया तो। हाँ मिजीत, कल ही इन्होंने एक अपनी मिसाइल का टेस्ट किया है जिसका बताया गया कि करीब 1978 किलोमीटर यानी 2000 किलोमीटर पर ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूँ कर्नल साहब। कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा में बोले।